बच्चों, आज है हमारा लेक्चर 114 और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 आपके सिविक्स का, जिसका नाम है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये चैप्टर हमने पहले से ही स्टार्ट ले लिया था, हमारी एक्सप्लेनेशन पूरी हो गई थी और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज। ठीक है, सो हम करेंगे अब एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उसे कवर करेंगे। टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, पर हमें 5th वाला कोई इम्पोर्टेंट नहीं है उसे सॉल्व करना। सो हम सिर्फ ये 4 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके पेज नंबर 40 पे हैं आपकी सिविक्स की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। सो ये चारों क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, ये आपको आपकी ट्यूशन नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, सो हम एक एक करके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है, हाउ वुड मायाज लाइफ बी डिफरेंट इन साउथ अफ्रीका टुडे। माया की लाइफ अगर आज आज उसकी लाइफ साउथ अफ्रीका में डिफरेंट क्यों है, मतलब पहले क्या थी, क्योंकि पहले साउथ अफ्रीका में कुछ और ही हाल था और आज साउथ अफ्रीका बदल गया है पूरी तरह से। सो माया की लाइफ आज डिफरेंट क्यों है साउथ अफ्रीका में। सो रीजन क्या है। सो हम इसका आंसर देखते हैं। ये है आंसर कि हाउ वुड मायाज लाइफ बी डिफरेंट इन साउथ अफ्रीका टुडे। सो मायाज लाइफ वुड बी डिफरेंट इन साउथ अफ्रीका टुडे इन टर्म्स ऑफ इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी। मतलब आज जो है साउथ अफ्रीका की सोसाइटी इक्वल स्टेटस देती है। शी वुड गेट अ स्कूल वेयर चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल क्लासेस। अगर माया आज होती साउथ अफ्रीका में तो आज उसे ऐसा स्कूल मिलता जिसमें सब लोग पढ़ते, वही रिच पुअर हाई लो ब्लैक वाइट सब साथ में पढ़ते। पहले मतलब जब साउथ अफ्रीकन सोसाइटी में जिसमें माया रहती थी पहले, उस सोसाइटी में भेदभाव था, पर आज अगर वो होती तो आज भेदभाव नहीं है। ठीक है, फिर शी वुड गेट द इक्वल वोटिंग राइट। उसे वोटिंग राइट मिलती, पूरा अधिकार मिलता। शी वुड यूज द लैंग्वेज ऑफ हर चॉइस। वो अपनी भाषा बोल पाती। शी वुड लीड अ फ्री लाइफ। वो एक आज़ाद स्वतंत्र जिंदगी जीती। ठीक है, सो माया की लाइफ कैसे डिफरेंट होती आज साउथ अफ्रीका में, अगर माया पहले नहीं होती आज होती तो। फिर से माया लाइफ वुड बी डिफरेंट इन साउथ अफ्रीका टुडे इन टर्म्स ऑफ इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी। सोसाइटी में उसको इक्वल स्टेटस मिलता। शी वुड गेट अ स्कूल वेयर चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल क्लासेस रिच और पुअर हाई और लो ब्लैक और वाइट स्टडी टुगेदर। उसे एक ऐसा स्कूल मिलता जहाँ सारे बच्चे पढ़ते हैं। शी वुड गेट द इक्वल वोटिंग राइट। उसे अधिकार मिलता वोट करने का। शी वुड यूज द लैंग्वेज ऑफ हर चॉइस। वो अपने मन की भाषा बोल पाती। शी वुड लेड अ फ्री लाइफ। वो एक फ्री जिंदगी जीती। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन 1 और आपको यही पॉइंट्स लिखनी है। आपकी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन 2 है वो है, What are the various question 2 What are the various ways in which people participate in the process of government? लोग गवर्नमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करना मतलब भाग कैसे ले सकते हैं। सो क्या क्या तरीके हैं कि हम लोग गवर्नमेंट हम गवर्नमेंट के प्रोसेस में भाग लेना चाहें, पार्ट लेना चाहें तो क्या तरीके हैं। सो हम कैसे भाग ले सकते हैं। सो आंसर इज, ये है आपका आंसर कि व्हाट आर द वेरियस इन पीपल इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। सो पहला तरीका है थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस। हम इलेक्शंस में वोट कर सकते हैं और वैसे हम गवर्नमेंट पे मतलब जो है गवर्नमेंट के फैसलों में हम भी हाथ बटा, क्योंकि हम वोट करेंगे तो हमारे पसंद की सरकार आएगी। और फिर हम इंटरेस्ट ले सकते हैं। पीपल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। हमको गवर्नमेंट क्या काम कर रही है वो उस पर ध्यान देना चाहिए। कभी काम अच्छा ना कर रही है तो क्रिटिसाइज करना चाहिए, अच्छा कर रही है तो अप्रिशिएट। सो हमें एज अ सिटीजन गवर्नमेंट क्या काम कर रही है उस पर ध्यान देना चाहिए। पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज थ्रू सेवरल वेज। हमें हमारे जो सोच है, हमारे विचार हैं, अलग अलग तरीकों से सरकार को दिखाने चाहिए। दे स्टेज धरनास, होल्ड रैलीज, स्ट्राइक्स, सिग्नेचर कैंपेन्स एक्सेट्रा।
स्टेज धरनास मतलब धरने पे बैठ जाना। होल्ड रैलीज मतलब रैलियों में भाग लेना। रैलियां मतलब इकट्ठी भीड़, बहुत सारे लोग मिलके एक पर्पस के लिए जब चलते हैं बाइक्स पे, पैदल, उसे रैली निकालना बोलते हैं। स्ट्राइक्स मतलब बंद का ऐलान कर देना, सब बंद कर देना। सिग्नेचर कैंपेन्स मतलब कुछ ऐसे कुछ स्लोगन बना के कैंपेनिंग करना, सो सिग्नेचर कैंपेन एक्सेट्रा। और दूसरा तरीका क्या है, अनदर वेज फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इज बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ इनटू सोशल मूवमेंट्स। हमें सोशल मूवमेंट से जुड़ जाना चाहिए। सोशल मूवमेंट मतलब भाई जैसे किसी कम्युनिटी के साथ भेदभाव हो रहा है उसमें जुड़ जाओ आप। तो इस तरह से आप पीपल मतलब हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट के प्रोसेस में। क्या क्या तरीके हैं, वोटिंग करके इलेक्शंस में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट में, बाय टेकिंग भाई वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट में हम इंटरेस्ट दिखा सकते हैं भाई कैसे वर्क कर रही है। हमें हमारे व्यूज़ एक्सप्रेस करने हैं अलग अलग तरीकों से। हम धरनों पे बैठ सकते हैं, रैलियां निकाल सकते हैं, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन्स। और एक और तरीका है कि हम सोशल मूवमेंट्स में भाग लें। सो ये सब तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, हम जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में। अभी ये हुआ क्वेश्चन 2, ये सारी पॉइंट्स आपको लिखनी है जो मैंने डिस्कस की। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3, why do you think we need the government to find solutions to many disputes or conflicts? आपको क्यों लगता है कि हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे सारे जितने भी हमारे मतभेद हैं, डिस्प्यूट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब जो हमारे सारे झगड़ों का, सारे मतभेदों का कोई सॉल्यूशन लाए, वैसी सरकार होनी चाहिए, वैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए। क्यों? क्या है इसका रीजन? ऐसी सरकार क्यों होनी चाहिए जो हमारे सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सके? तो रीजन है, तो आंसर क्वेश्चन 3 का आंसर लिखेंगे, द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स द कंट्री एंड ऑल्सो द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। जो हमारी सरकार है वो ही हमारा देश दिखाती है, मतलब जो हमारे सरकार में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एक्चुअली वही हमारी कंट्री दिखाते हैं, मतलब वो लोग हमें रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट कैन रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल एट लार्ज। मतलब अगर तो वो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉल्व कर सकती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट हमारा देश ही दिखाती है। हम जब गवर्नमेंट चुनते हैं इसका मतलब हम पूरे देश के लिए उनको चुनते हैं। वो हमारे सिस्टम के हेड हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हेड हुए, तो हेड होने के नाते उन्हें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स द कंट्री एंड ऑल्सो द हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, सो इट कैन रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल एट लार्ज। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। What actions does the government take to ensure that all the people are treated equally? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ये इंश्योर करने के लिए कि भाई सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, मतलब सब इक्वल हैं, वो इंश्योर करने के लिए सरकार को क्या क्या करना चाहिए, कौन से मेजर्स लेने चाहिए कि सबको इक्वालिटी मिले, सब मतलब एक जैसे हैं, वैसा भाई किसी के साथ भेदभाव ना, वो दिखाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को What action does government take to ensure that people are treated equally? The government ensure that the constitutional provisions are implied in the country. गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए, गवर्नमेंट को मतलब पक्का करना चाहिए कि गवर्नमेंट कि सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस सोसाइटी में लगाए जाए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के लगते, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब रूल्स हैं, हमारे देश के रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जितने भी हैं वो हमारे देश में लागू हों, मतलब जितने भी कानून हैं हमारे देश के बने हुए हैं वो सब लागू होने चाहिए, गवर्नमेंट को वो देखना चाहिए। और गवर्नमेंट को इट मेक्स लॉज एंड एनफोर्सेस देम टू एबॉलिश ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन।
गवर्नमेंट को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिसमें किसी भी तरह का भेदभाव अबॉलिश हो जाए, मतलब भेदभाव ना हो वैसे कानून बनाने चाहिए। इट मेक्स प्रोविजंस टू प्रोवाइड इक्वल फैसिलिटीज टू ऑल क्लासेस ऑफ पीपल। इसे गवर्नमेंट को इक्वल फैसिलिटीज देनी चाहिए हर तबके के लोगों को, ठीक है। सो इस तरह से गवर्नमेंट कर सकती है कि भाई इक्वालिटी फैले देश में। कैसे, सब एक कैसे होंगे देश में, तो गवर्नमेंट को अलग अलग लॉस इम्प्लाई करने पड़ेंगे कंट्री में, गवर्नमेंट को लॉ बनाने पड़ेंगे और हर तरह का भेदभाव मिटाना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेशन मिटाना पड़ेगा, और ये गवर्नमेंट को इक्वल फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी सबको, सब लोगों को, ठीक है। सो इस तरह से जो है गवर्नमेंट इक्वल, भाई सब इक्वल हैं, ये इंश्योर कर सकती है। सो इसके साथ ही आपके जो सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, जो कि सिर्फ 4 ही थे, वो हमने पूरे किए, ठीक है। और 5th वन एक बहुत ही इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, सो वी आर जस्ट निग्लेक्टिंग इट। इसमें सिंपली एक चीज़ बोली गई है, रीड थ्रू द चैप्टर एंड 5th वाला भी देख लेते हैं। चलो, रीड थ्रू द चैप्टर एंड डिस्कस सम ऑफ द की आइडियाज ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मेक अ लिस्ट। मतलब ये, चलो ये आप लिख लेना, ये भी अच्छा क्वेश्चन ही है। कह रहा है चैप्टर पढ़ो और डिस्कस करो सम ऑफ द की आइडियाज ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हमारे गवर्नमेंट की आइडियाज़ क्या होनी चाहिए, मतलब हमारी जो सरकार है, जो डेमोक्रेटिक, हम लोगों की जो सरकार है, हम लोगों की जो उनकी गवर्नमेंट के की आइडियाज़ क्या होने चाहिए। सो वो सारे की आइडियाज़ आपको लिख देने हैं पॉइंट करके, ठीक है। सो ये सारे की आइडियाज़ हैं। पहला, ऑल पीपल आर इक्वल, सारा ये आपको लिख ही देना है। ऑल पीपल आर इक्वल पहली आइडिया होनी चाहिए। जस्टिस टू ऑल, सबको न्याय मिले। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इक्वल एजुकेशन टू ऑल, मतलब सबको एक जैसा एजुकेशन मिले। एबॉलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, भेदभाव का एबॉलिशन करना है, उसको एकदम ख़त्म कर देना है। इक्वल स्टेटस टू ऑल रिलीजन्स, सारे रिलीजन्स को इक्वल स्टेटस मिले। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छूअछूत को ख़त्म करना है। तो किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ये 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चीज़ें अपनानी चाहिए। पीपल आर इक्वल, जस्टिस टू ऑल, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल एजुकेशन, फॉर इक्वल एजुकेशन टू ऑल, एबॉलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल स्टेटस फॉर ऑल रिलीजन्स, एबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी। सो ये 6 चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट को माननी पड़ेंगी। मतलब ये 6 आइडियाज़ हैं जो गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए। इन 6 आइडियाज़ पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आप ज़रूर इसका आंसर भी लिखना। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 पॉइंट्स हैं कि गवर्नमेंट की आइडियाज़ क्या होनी चाहिए। सो ये 6 होनी चाहिए चैप्टर के हिसाब से। सो ये 5 क्वेश्चंस आपको आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, जितने मैंने डिस्कस किए। अब हम करते हैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस। सो कुछ एडिशनल क्वेश्चंस देख लेते हैं आप बच्चों। अब हम देखते हैं एमसीक्यूज कुछ इस चैप्टर के जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है। सो हम देखते हैं कुछ एमसीक्यूज। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट वाला, द लीडर ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वॉज, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का लीडर कौन था साउथ अफ्रीका में? बताएं आंसर। ए नेल्सन मंडेला, बी विनी मंडेला, सी यासर अराफत या डी कॉफी एनन। कौन था लीडर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस कहाँ थी? साउथ अफ्रीका में। कौन था लीडर? नेल्सन मंडेला, ए, ठीक है, नेल्सन मंडेला था। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, ठीक है। सेकेंड है, साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन द ईयर, साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक कंट्री कब बनी? कौन से साल में बनी? 1950 में, 1970 में, 1984 में या 1994 में? सो साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक कंट्री बनी 1994 में। थर्ड, इन इंडिया द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ, हमारी इंडिया में गवर्नमेंट कितने सालों की होती है? ए 2 years, बी 3 years,
सी 5 ईयर्स या डी 6 ईयर्स? गवर्नमेंट कितने सालों की होती है? तो 5 ईयर्स, 5 सालों की होती है। ठीक है, 4th नंबर देख लेते हैं। 4th नंबर भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। The 2 states involved in the कावेरी वाटर डिस्प्यूट आर। ये जो कावेरी नदी का झगड़ा था वो किस किस स्टेट्स के, कौन से 2 स्टेट्स के बीच में था, कौन से 2 राज्यों के बीच में था? ए कर्नाटक तमिलनाडु, बी कर्नाटक आंध्र प्रदेश, सी केरला तमिलनाडु, या डी ओडिशा कोलकाता। किन 2 स्टेट्स के बीच में ये झगड़ा था? तो कर्नाटक तमिलनाडु। ठीक है, ए कर्नाटक तमिलनाडु के बीच में ये झगड़ा था। ठीक है, द 2 स्टेट्स इन्वॉल्व इन द कावेरी वाटर डिस्प्यूट। ये जो कावेरी नदी का जो पानी था जिसके लिए झगड़ा चल रहा था वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज यूज्ड फॉर इरिगेशन इन कर्नाटक? कर्नाटक में इरिगेशन के लिए कौन सी डैम्स यूज हुई? सो 5th का आंसर है ए। कर्नाटक में कौन सी डैम थी? सो ए हीराकुड डैम थी, बी तेहरी डैम, सी भाखरा डैम, या डी कृष्णा सागर डैम। सो कौन सी डैम थी कर्नाटक में? सो आंसर इज डी कृष्णा सागर डैम। ये 5 जो MCQs आपको आपकी नोटबुक में अच्छी हैंड राइटिंग में लिखने हैं, और मतलब जितना यहाँ डिस्कस होता है वो सब आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन आंसर्स। बच्चों अभी हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। हमने कुछ एक्स्ट्रा MCQs किए 5 और वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। अभी हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द वेरियस रेसेस दैट लिव इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में कौन कौन से लोग रहते हैं? रेसेस मतलब कौन कौन से कहते हैं ना कि कौन कौन सी प्रजातियां या कैसे कैसे लोग रहते हैं। सो 3 तरह के लोग रहते हैं। आंसर, ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका, काले लोग जो कि साउथ अफ्रीका के ही हैं। वाइट्स हु केम देयर टू सेटल, वाइट्स जो कि बाहर से आके सेटल हुए थे। और थर्ड है इंडियंस हु केम एज लेबरर्स एंड ट्रेडर्स। तो 3 लोग रहते हैं साउथ अफ्रीका में, ब्लैक पीपल, वाइट पीपल और इंडियंस। ठीक है, क्वेश्चन 2 बोल रहा है, What do you mean by apartheid? Apartheid का मतलब क्या है आपके हिसाब से? So apartheid means segregation of people on the basis of race. Segregation word का मतलब है separation, अलग करना, लोगों को उनकी रेस मतलब उनकी जाति के हिसाब से अलग कर देना, या उनके कलर के हिसाब से, या उनके मतलब हर जगह। तो यहाँ पे रेस का मतलब क्या है? यहाँ रेस का मतलब कलर के हिसाब से अलग कर देना। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन, भेदभाव करना। क्वेश्चन 3 है, नेम 1 ब्लैक टाउनशिप। एक ब्लैक जगह का नाम बताओ जो कि साउथ अफ्रीका में है उस टाइम। साउथ वेस्टर्न टाउनशिप, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सोवेटो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्टी। क्वेश्चन 4, नेम द पार्टी दैट फॉट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ एपार्थीड। कौन सी पार्टी थी जो एपार्थीड के सिस्टम के सामने लड़ी? उसका नाम लो। देखो आंसर है इसका द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है वो ही पार्टी थी साउथ अफ्रीका की जिसने लोगों की, ब्लैक्स की मदद की। क्वेश्चन 5, हु इज रिस्पॉन्सिबल। सो आंसर इज द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। 5th, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस। अगर लोगों में भेदभाव हो तो किसे हेल्प करनी है? सो द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस। किसको, कौन रिस्पॉन्सिबल है? गवर्नमेंट। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्व करना मतलब सॉल्व करना, उसको कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ों को निपटाना, झगड़ों का डिसीजन लाना। तो किसका काम है? गवर्नमेंट का, हमारी सरकार का। अगर भाई कोई भेदभाव कर रहा है तो सरकार को बीच में आना है। कोई लड़की को पढ़ने नहीं दे रहा है, उस सरकार को बीच में आना है। मतलब हमारी गवर्नमेंट को उसमें हस्तक्षेप करना है, उसमें इंटरफेयर करना है। क्वेश्चन 6,
व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस व्हेन देयर इज अ चांस ऑफ वायलेंस, ठीक है, जब अगर दंगे हो जाए, वायलेंस मतलब दंगे, सो जब वायलेंस हो जाए, दंगे हो जाए, तो पुलिस का क्या रोल है ऐसे टाइम पे, व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस। सो द पुलिस ट्राई देयर बेस्ट टू इंश्योर दैट वायलेंस और एनी अनटूवर्ड्स इंसिडेंट डज नॉट टेक प्लेस। पुलिस पूरी कोशिश करेगी कि भाई ऐसा भाई वायलेंस या अनटूवर्ड मतलब कोई खराब इंसिडेंट मतलब किस्सा ना हो। पुलिस का क्या, कभी दंगा हो जाए तो पुलिस कोशिश करेगी कि कुछ ऐसी गलत चीज ना हो, ठीक है, किसी की मौत ना हो या कुछ ऐसा किसी के साथ गलत ना हो। क्वेश्चन 7, हाउ डिड डॉक्टर अंबेडकर एंड मैनी अदर्स लाइक हिम व्यू इक्वालिटी एंड जस्टिस। डॉक्टर अंबेडकर और उनके जैसे कई लोग इक्वालिटी और जस्टिस को कैसे देखते हैं। दे थॉट दैट जस्टिस कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इक्वली। डॉक्टर अंबेडकर और उनके जैसे कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जस्टिस मतलब न्याय, इंसाफ तभी मिल सकता है जब लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाए, जब सब लोगों को इक्वल माना जाए तभी इंसाफ मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू आवर सोसाइटी व्यू बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, हमारी सोसाइटी लड़के और लड़की को किस तरह से देखती है, ठीक है, हमारी सोसाइटी लड़के और लड़कियों को कैसे देखती है। सो हाउ डू आवर सोसाइटी व्यू बॉयज एंड गर्ल्स। सो हमारी सोसाइटी में क्या है, हमारी सोसाइटी में भेदभाव है लड़के लड़की के बीच में। सो आंसर है, इन आवर सोसाइटी देयर इज अ जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय चाइल्ड मोर देन द गर्ल चाइल्ड। हमारी जो सोसाइटी है, ठीक है, हमारा जो समाज है उसमें जो है बॉय चाइल्ड, जो लड़का है उसके लिए लोग ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, लड़के के लिए लोगों को ज़्यादा प्यार है और लड़की के लिए नहीं है। सो इन आवर सोसाइटी देयर इज जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय चाइल्ड मोर देन द गर्ल चाइल्ड। लोगों को लड़के के प्रति ज़्यादा प्यार है कंपेयर टू लड़कियाँ। व्हाट डज गवर्नमेंट डू टू प्रमोट जस्टिस अमंग द गर्ल्स। सरकार लड़कियों में न्याय के लिए क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। 9th क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स स्पेशल प्रोविजंस टू प्रमोट जस्टिस अमंग द गर्ल्स। गवर्नमेंट क्या कर रही है, लड़कियों के लिए नए नए कानून बना रही है कि लड़कियों को न्याय मिले। इट में लोअर द स्कूल फीस फॉर गर्ल्स, गर्ल्स की स्कूल की फीस भी कम करी जाती है ताकि लड़कियों को इक्वालिटी मिले, लोग लड़कियों को स्कूल पढ़ने भेजें। क्वेश्चन 10, हु वॉज हेक्टर, वॉट डिड ही वॉन्ट। हेक्टर कौन था और उसकी मांग क्या थी, ठीक है, हु वॉज हेक्टर एंड वॉट डिड ही वॉन्ट। हेक्टर कौन था और उसकी मांग क्या थी। सो वॉट डिड ही वॉन्ट। सो हेक्टर वॉज अ नॉन वाइट, हेक्टर एक काला था, नॉन वाइट था। ही वॉन्टेड टू लर्न हिज ओन नेटिव लैंग्वेज जुलू, वो चाहता था, नेटिव मतलब उसकी खुद की भाषा, उसकी मातृभाषा उसे पढ़ाई जाए, जुलू स्कूल में वो पढ़ाई जाए। वो अफ्रीकान नहीं सीखना चाह रहा था, जो वाइट की लैंग्वेज थी वो नहीं, वो अपनी ब्लैक्स की लैंग्वेज जुलू सीखना चाहता था। सो हेक्टर एक 15 साल का ब्लैक लड़का था जिसको जुलू सीखनी थी, मतलब जो जुलू सीखना चाहता था वो अफ्रीकन लैंग्वेज नहीं सीखना चाहता था। सो ये आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स थे। तो हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व किए, फिर हमने एमसीक्यूज देखे और हमने ये एक्स्ट्रा छोटे क्वेश्चंस देखे 10। तो आपको ये सब आपकी नोटबुक में लिखने हैं एंड अच्छी राइटिंग में लिखने हैं और जैसे मैंने डिस्कस किया वैसे लिखने हैं और ये सब मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। सो फाइनली द चैप्टर इज कम्प्लीटेड। रीड द एंटायर चैप्टर प्रॉपरली, आपको सब अच्छे से आ जाएगा। थैंक यू।